हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 और 7 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 आप लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी से। और यहाँ पर आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारे अतीत का थर्ड पार्ट। तो क्लास 6 और 7 जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, और ये जो क्लास 8 का जो है वो थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आज क्लास 8 का हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग विषय सूची इसका देख लेते हैं, ठीक है। विषय सूची यहाँ पर है। तो यहाँ पर टोटल चैप्टर जो हैं वो 10 हैं, और कौन कौन से चैप्टर क्या नाम है उनको देख लेते हैं, एक बार एक नज़र इस पर डाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है कैसे, कब और कहाँ, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। सेकंड चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है। तो ये कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। व्यापार से साम्राज्य तक, पहले उन्होंने व्यापार किया फिर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। फिर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। फिर है आदिवासी, दीकू एवं स्वर्ण युग की कल्पना। फिर है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। फिर है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। फिर है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। फिर है महिलाएं, जाति एवं सुधार। फिर 9 चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठक 1870 के दशक से 1947 तक। और लास्ट है हमारा स्वतंत्रता के बाद। तो हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना चैप्टर 1 कैसे, कब और कहाँ आज पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर 1 है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो आइए अपने चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आप आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय भी माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इनमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनसे क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसे ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे की क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। कि व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय के लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं कि चित्र 1 में क्या दिया है, ठीक है। चित्र 1 में दिया है ब्राह्मण ब्रिटेनिका को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण। चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, ठीक है। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को सौंपा था, ठीक है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक जो रेनेल थे को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिका को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा चित्र है, इस तरह का चित्र वहाँ दिखाया गया है। किस तरह का चित्र इसमें दिखाया गया है कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने पवित्र प्राचीन ग्रंथ एवं ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिका को सौंप रहे हैं। अपने ग्रंथ को जो है ब्रिटानिका को सौंप रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का चित्र दिखाया गया है। तो सोचिए
उनके विचार किस तरह थे, अंग्रेज़ों के विचार, उनका ये मानना था कि हम जो है भारतीय संस्कृति की यहाँ रक्षा करने आए हैं। लेकिन आप सब भी जानते होंगे कि उन्होंने किस तरह भारतीय संस्कृति की रक्षा की। ठीक है, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जाता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनके ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते, यानी कि कोई एक निश्चित तिथि नहीं थी कि ब्रिटिश शासन भारत में कब स्थापित हुआ। ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस था। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था का या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती रहीं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में हम बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोगों को इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों रखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे। शहर, ठीक है, फिर है शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। चित्र 2 में देखिए, चित्र 2 में एक कुछ कैलेंडर टाइप कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक तरह का विज्ञापन है। ठीक है, विज्ञापनों में भी पसंद नापसंद तय होती थी। तो यहाँ पर दिया गया है एक विज्ञापन के बारे में। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन, तो ये 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया एक विज्ञापन है। ठीक है, इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर का ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो राजकुमार आर्थर को जो है ड्यूक ऑफ कनॉट, ठीक है, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी उसे दी गई थी। तो एक विज्ञापन का एक पोस्टर है। आप पढ़ते हैं कौन सी तारीखें। ठीक है, कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिस तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन की विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं। तो इतिहास के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत में, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, वहाँ से शासन शुरू होता है। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, उसके अलावा कैनिंग, लॉरेंस लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन आदि के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों के वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता है। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बारे में जीवन के बाहर कोई चीज़ें नहीं थी जिन्हें जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों का किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों, अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा रहे।
इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उन कहानियों को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। चित्र 3 जो है, वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जा सकता है। तो इस तरह भव्य व्यक्तित्व वाले अंग्रेजों को या इसमें दिखाया गया है। अब दिया है कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, इस नाम को आप लोग याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, इसके बारे में आगे देखते हैं कि राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। किसने बांटा है? जेम्स मिल ने। याद रखिएगा, इससे कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इन तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसे केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम उस समय को बांट सकते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल यानी जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उसकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन को भारत को सभ्यता की राह पर ले जाया जा सकता था। मिल का ये मानना था, उसकी ये राय थी कि ब्रिटिश शासन से भारत की सभ्यता को आगे ले जाया जा सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो मिल का ये कहना था कि अंग्रेज भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर ले ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अधिकार का दौर था। ठीक है, क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? ये सभी जो जेम्स मिल की धारणाएं थी। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या थी? अगर हम ऐसा करते हैं, इसका यह मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। यानी ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये 3 हिस्सों में भारत के इतिहास को बांटते हैं। इस विभाजन की अपनी समस्याएं थी। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। ठीक है, पश्चिम में आधुनिक काल को क्या माना जाता है? विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? यानी कि हमारे लिए आधुनिकता का मतलब कुछ और ही था। ठीक है, आधुनिक काल का मतलब हमारे लिए कुछ और था, जबकि पश्चिम में आधुनिक काल का मतलब कुछ और था।
पश्चिमी जो देश थे वो विकसित तो थे, तो आधुनिकता का मतलब कुछ और ही था, वो एक लेवल और आगे, लेकिन हम तो उस लेवल तक, उस विकास के उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं थे, तो हमारे लिए आधुनिकता का कुछ अलग ही मतलब था। ठीक है, जैसा कि आप इन किताबों में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब देखते हैं कि औपनिवेशिक होता क्या है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह के अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्हें अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो आप लोगों ने समझा औपनिवेशीकरण क्या है। जब एक देश दूसरे देश पर अपना दबदबा बना लेता है तो उसके हर चीज़, जैसे कि उसके खान पान, रीति रिवाज, पसंद नापसंद है ना, मूल्य मान्यताओं आदि पर भी उसका नियंत्रण हो जाता है, आदि को बहुत वो प्रभावित करता है, उसी को औपनिवेशीकरण कहते हैं। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करना, तो प्रशासनिक जो अभिलेख तैयार किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है कि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक जो है फैलने लगी। इन तकनीकों के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ऊपर उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट, ठीक है, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों के गृह विभाग को जो रिपोर्ट लिखी गई उनमें से कुछ नमूने इस प्रकार हैं। ठीक है, तो ये भेजे गए एक पत्र जो है उसका एक प्रतिलिपि है, इसको नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखते हैं कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तो सर्वेक्षण क्या होता है और उसका महत्व किस प्रकार बढ़ा है वो देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे, है ना। अंग्रेजों ने जरूरत समझी कि पूरे देश का एक नक्शा तैयार किया जाए। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण के लिए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों तथा फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं शताब्दी के आखिर तक हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के लास्ट तक हर 10 साल में जनगणना
करना शुरू हो चुका था। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक प्रशिक्षण सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इन विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे जो सरकारी अभिलेख होते हैं इनसे हमें यह पता नहीं चलता कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनमें भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव करते थे और किस अनुभव से गुजर रहे थे। अब हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अब अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में पता चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा, ठीक है, यहाँ दिया गया है, तो एक अखबार की यहाँ खबर है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने में आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। तो ये एक रिपोर्ट दी गई है उस समय होने वाले एक हड़ताल की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने अपने क्लास 8 का चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट किया है, क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे रोज़ एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और इनमें से कुछ चैप्टर काफ़ी बड़े हैं, तो हो सकता है कि उनको 2 पार्ट में भी लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जो चैप्टर ज़्यादा बड़े होंगे उनको 2 पार्ट में लाएंगे और जो छोटे चैप्टर होंगे जिनको कवर किया जा सकता है एक ही एपिसोड में, उनके एक ही वीडियो आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड करते साथ मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।